3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। गूगल पर सर्च किए गए कस्टमर केयर नंबर से हो रहा है फ्रॉड। कस्टमर केयर का नंबर धोखेबाजों के पास हो रहा है ट्रांसफर। धोखेबाज कर रहे हैं ऑनलाइन ठगी। हाथीबाटा इलाके में रहने वाले आशीष चौधरी ने सदर कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें आशीष ने बताया कि उसने आज सुबह फ्लिपकार्ट के जरिए 14,734 रुपये और 1518 व 17,351 की ऑनलाइन शॉपिंग की थी, जिसमें 2 ट्रांजैक्शन फेल हो गए, जिसकी एवज में बैंक द्वारा 14,734 और 1518 रुपये का रिफंड जनरेट किया गया, लेकिन यह राशि अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई। इस पर आशीष ने सिटी बैंक पुणे के अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कॉल पर संपर्क नहीं हो पाया, तो उसने सिटी बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करने के लिए गूगल से नंबर लेकर संपर्क किया, लेकिन यह कस्टमर केयर का नंबर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को लग गया। उसने उसके अकाउंट नंबर को ऑनलाइन हैक करके उसमें से 4,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लिया, जिसके बाद उसने तत्काल अपने अकाउंट को ब्लॉक करा दिया ताकि जो रिफंड पैसा आने वाला था वह कहीं हैकर के पास ना चला जाए। इसके बाद सिटी बैंक पुणे की शाखा से संपर्क किया तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर FIR की कॉपी भेजने को कहा, इसलिए वह सदर कोतवाली थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। ये मतलब मैंने एक्चुअली 37,000 कुछ की शॉपिंग करी थी फ्लिपकार्ट से, लेकिन उसका जो ट्रांजैक्शन था वो बीच में बैंक और उसके बीच में जो मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन होता है उसमें अटक गया था। तो ना बैंक की तरफ से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था, ना फ्लिपकार्ट की तरफ से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था। फ्लिपकार्ट ने रिफ़ंड जनरेट किया था, लेकिन मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था। तो मैंने उसके लिए मैंने सिटी बैंक के जो कस्टमर केयर था, पहले जो अधिकारी है उनसे बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो अधिकारी से बात नहीं हुई थी। तो मैंने उसके कस्टमर केयर पे कॉल किया था, तो कस्टमर केयर पे जो नंबर लगा था तो वो नंबर लग के और किसी और को ट्रांसफ़र हुआ था वो कॉल, जो कि बंदा दिल्ली में था, क्योंकि मेरे को वो कॉल दिल्ली से आया था, गुड़गांव से। तो वो बंदे ने मेरा अकाउंट उसी टाइम हैक कर लिया था, क्योंकि मेरी जब बाद में कस्टमर केयर से बात हुई थी, मेरा अकाउंट सिटी बैंक पुणे में है, क्योंकि मेरा वो सैलरी अकाउंट है और मेरी जॉब भी पुणे में ही है। तो मेरा अकाउंट वहाँ पे हैक हुआ था, तो वहाँ से वो हैक होके वो गुड़गांव से उस बंदे ने उसी टाइम ट्रांजैक्शन किया था। तो वो अमाउंट डिडक्ट वो डिडक्ट तो 4,000 का हुआ था, लेकिन अभी जो मेरा अकाउंट का जो अमाउंट बचा है वो 33,000 रुपये और जमा हुआ है। तो वो 33,000 आगे ना वो हो, उसका मिसयूज़ ना हो, या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन था, इसलिए तो उसके लिए मैंने अपना अकाउंट तो ब्लॉक करवाया, अभी कार्ड नंबर वगैरह ब्लॉक करवाएँ। बट क्योंकि ये सब अभी इतना जल्दी हुआ और मैंने पूरा कस्टमर केयर से बात करके और मैंने डिस्प्यूट भी रेज़ किया है मैंने। तो डिस्प्यूट के एप्लीकेशन के लिए उन्होंने बोला कि चेन्नई में भेजना पड़ेगा मेरे को वो एप्लीकेशन, क्योंकि जो इसका हेड ऑफिस है सिटी बैंक का वो चेन्नई में। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि पुलिस की एक FIR की कॉपी लगेगी, तो वो FIR करवाने मैं अजमेर कोतवाली थाने। तो आप क्या चाहते हो कि जो आपका बचा हुआ पैसा है कहीं वो भी नहीं निकल जाए, इसलिए भी? हाँ, मतलब क्योंकि मैं भी एक सैलरी एम्प्लॉई हूँ, तो हम लोग के पास, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, तो वही अभी मतलब सैलरी आते ही पूरा इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, मेरा पूरा 37,000 का ट्रांजैक्शन हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि वो वापस से अमाउंट वो मिसयूज़ ना हो, उसका वो अनऑथराइज ना हो, और या तो मेरे खुद के अकाउंट में आ जाए और या फिर मेरा जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर आ जाए, जैसा कि उन्होंने मेरे को बोला अभी
वो अभी मेरे लिए मेरा अकाउंट जो जयपुर ब्रांच जो है सिटी बैंक की, वो जयपुर ब्रांच में अभी मेरे को भेजेंगे, उसका जो कार्ड है और उसकी जो डिटेल्स है तो वो मेरे को जयपुर ब्रांच में भेजने वाले हैं, और जैसा भी होता वो। माँ से बिछड़ी बेहद प्यारी है बंदर की यह छोटी सी बच्ची। दांतों तले उंगली दबाने के साथ ही आंखें नम कर देगी इसकी कहानी। अजमेर के ईदगाह इलाके की पहाड़ियों में कुछ दिनों पहले एक बंदर का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया, जिसे स्थानीय कुत्तों ने घेर कर उसे काटना शुरू कर दिया। पास ही मौजूद ईदगाह निवासी सलमान ने इस बंदर के बच्चे की जान बचाने के लिए उसे कुत्तों से छुड़वाया और अपने घर ले आया। सलमान ने बंदर के बच्चे को सही हाथों में सौंपने के लिए इसकी सूचना सर्परक्षक विजय यादव को दी और बंदर के बच्चे की फ़ोटो और वीडियो उनके पास भेजी। वैसे तो सर्परक्षक यादव सरीसर्प प्रजातियों को ही रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि बंदर रेस्क्यू करने का सर्परक्षक को अनुभव नहीं है, लेकिन फ़ोटो और वीडियो देखने के बाद बंदर के बहुत ही छोटे और प्यारे से बच्चे की मासूमियत देखकर सर्परक्षक ने बच्चे की संभव सहायता करने के बारे में सोचा और वन विभाग को इसकी सूचना देने के उपरांत सर्वप्रथम कुत्तों के काटने से घायल हुए बंदर के बच्चे को पशु चिकित्सालय ले जाकर उसका इलाज करवाया, जहां उसके घावों पर दवा और घाव सुखाने के लिए इंजेक्शन लगाया गया। बंदर के मासूम से घायल बच्चे को देखभाल की आवश्यकता थी। ऐसे में वन विभाग को जानकारी देकर सर्परक्षक यादव इसे अपने घर ले आए ताकि इसकी अच्छी तरह से देखभाल की जा सके। सर्परक्षक के घर पर यह बंदर की बच्ची इंसान के छोटे बच्चे की भांति निप्पल वाली बोतल से दूध पीती है। यह फल फ्रूट भी खाती है। घर के बच्चे की तरह इसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। सर्परक्षक यादव स्वयं इसे नहलाते हैं। सर्परक्षक यादव ने बताया है कि यह बंदर की बच्ची भी घर के बाकी सदस्य के रूप में घर में रहती है, उछल कूद करती रहती है, कभी कंधे पर चढ़ जाती है, कभी गोद में आकर सो जाती है। चाय पीते हैं तो आकर चाय पीने की कोशिश करती है। हर वो काम करने की कोशिश करती है जो इंसान करते हैं। यह बंदर की बच्ची दिन भर उछल कूद करती है, लेकिन रात होते ही अपने आप नियत स्थान पर जाकर सो जाती है। रात 10 बजे एक बार उठती है, तब इसे दूध पिलाते हैं। इसके बाद यह फिर से सो जाती है और फिर सुबह 6 बजे ही उठती है। इसकी मासूमियत दिल को छू जाती है। सर्परक्षक यादव ने बताया कि उनके और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से इस बंदर की बच्ची की मां को खोजा जा रहा है ताकि इस प्यारी सी बच्ची को इसकी मां से मिलवाया जा सके। गांव भूणाबाई में अतिक्रमण तोड़ने पहुंचे एडीए के दल पर हमला। ग्रामीणों ने एकजुट होकर किया हमला। एक होमगार्ड जवान हुआ घायल, 2 वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। पुष्कर विधानसभा अंतर्गत आने वाले गांव भूणाबाई में मंगलवार को अतिक्रमण तोड़ने पहुंचे एडीए के दल पर ग्रामीणों ने एक राय होकर हमला कर दिया। इस हमले में जहां एडीए के 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए, वहीं एक होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के मुताबिक एडीए की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को तोड़ने एडीए का दल पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचा था, जहां ग्रामीणों ने एडीए की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच भीड़ ने वहां पड़े पत्थर उठाकर वाहनों को तोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 50-60 महिला पुरुषों के दल ने एक साथ पुलिस बल और एडीए के दल पर हमला बोल दिया। जैसे तैसे एडीए और पुलिस बल वहां से जान बचाकर वापस लौटा। सर एक मिनट। हाँ सर बताइए बात। जी सर, ग्राम कोकता भूणाबाई में प्राधिकरण की ज़मीन पे अतिक्रमण कर मकान बनाया गया था। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्राधिकरण जाप्ते समझ गया था। वहाँ अचानक ही भीड़ ने इकट्ठे हो गए गाँव वाले और पथराव कर दिया। सर कौन घायल के चोट आई है। सर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ क्या? गाड़ियों को भी नुकसान। कितनी गाड़ियों का नुकसान है? 2 गाड़ियों में हमारे नुकसान हुआ है। जी कितने लोग थे सर वो? करीब बहुत ही इकट्ठे थे, करीब 50-60 लोग इकट्ठे हो गए। मुकदमा वगैरह दर्ज करा? कार्रवाई चल रही है। वहीं सूचना पर पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसके बाद ग्रामीणों का हुजूम अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंच गया और प्रशासन के खिलाफ
जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारा तो टूटा हुआ ही था। क्या मामला था आज तो ये मामला था कि भाई है ना, वो गाड़ी आई इनकी और है ना अंदर वो रह रहे थे, तो उनका आते ही है ना उनको धक्का मुक्की करी और है ना वो करने लगे और ताला तोड़ के धक्का मुक्की करी, और जिसकी मकान थी और वो उसको धक्का मुक्की करी, उसके भी लगी है। फिर उन्होंने ना डंडे बरसाए, पत्थर उठा के फेंकने लग गए। फिर पब्लिक भी फिर क्या करे। किसने फेंके पत्थर, किसने मारे डंडे? पहले ये पुलिस वालों ने पहले डंडों से करा, फिर जाके फिर पब्लिक जो थी वो फिर पब्लिक ने भी धक्का मुक्की करी। क्योंकि इतना बड़ा मकान ऐसे थोड़ा तोड़ने के हर थोड़े दिन में आ रहे, हर थोड़े दिन में आ रहे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग कोई भी नहीं था। मैं अपनी निर्माण करते हैं आप लोग, कभी को रोकने कोई आता है कि नहीं? जब कोई भी नहीं आता है बना लेते हैं, रहने लग जाते हैं। जब कोई भी नहीं आता है हम जरा सा कोई बाहर जाते हैं, पीछे से आके तोड़ जाते हैं। मैं अपनी गुड़िया को, मम्मी की आई हुई थी, मैं अपनी गुड़िया को मम्मी के छोड़ रखा था, उसको संभालने गई। हमको नहीं पता था कुछ भी। आपने जिससे खरीदी उसके कागज तो थे ही नहीं ना, तो आपने मकान कैसे बना लिया उसका? बना था ना हमारा मकान, तो बनाया खरीदा बनाया तो था ना। अच्छा, हाँ। कितने दिन से कंटिन्यू आ रही है? कम से कम 1 महीना। ये तो 1 महीना हो गया। विधायक सुरेश सिंह रावत ने बताया कि पुष्कर विधानसभा अंतर्गत गांव भूणाबाई अजमेर नगर निगम का हिस्सा है, उसमें बसी आबादी का हिस्सा एडीए के अधीन भी है। आज एडीए का दल पुलिस बल के साथ एक मकान को तोड़ने पहुंचा था। 118 गांव अजमेर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पुष्कर विधानसभा में आते हैं, जहां कुछ लोग राजनीतिक द्वेषतावश रोजाना प्राधिकरण में शिकायत कर गरीबों के आशियाने को निशाना बनाकर तोड़ने की कार्रवाई करा रहे हैं। यह वो भूमाफिया हैं जो राजनीतिक पहुंच रखते हैं और पहले विवादित मकानों को बनाकर बेचते हैं, फिर उन्हीं मकानों को एडीए में शिकायत करके तोड़वाते हैं। यह सब कांग्रेस सरकार की शह पर किया जा रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को सस्ते मकान बनाकर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ गहलोत सरकार के निकम्मे अफसर राजनीतिक द्वेषता निकालने और अपने आकाओं को खुश करने हेतु मकानों को तुड़वा रहे हैं। आज हमने एडीए के आयुक्त अक्षय गोदारा से मिलकर अपील की है कि एडीए के अधीन पुष्कर विधानसभा अंतर्गत आने वाले 118 गाँवों में बिना भौतिक सत्यापन के किसी को भी बेघर ना किया जाए। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। जी हाँ, हमारी पुष्कर विधानसभा के अंदर ग्राम भूणाबाई ये जो अजमेर नगर निगम का हिस्सा है, और वो उस आबादी का हिस्सा जो वर्षों से आबादी बसी हुई है, वो एडीए के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र हो रखी है। तो एडीए ने बिना कोई नोटिस दिए उस पर कार्रवाई करने चले गए और पर्टिकुलर एक मकान को अंकित करके कहा राजनीतिक द्वेषता से कि हम तो आज इसी को ही तोड़ेंगे। और ये आए दिन इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं, क्योंकि हमारा 118 गाँव अजमेर विकास प्राधिकरण के, जिससे अधिकतर पुष्कर विधानसभा में आते हैं, तो रोज़ आए दिन ये राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर जो लोग चुनाव हार गए, जनता ने जिनको नकार दिया, अब वो अपनी खींच मिटाने के लिए रोज़ एडीए के चक्कर काट के जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोग हैं उनके ऊपर एडीए के प्रशासन का दुरुपयोग करके जेसीबी लेके और उनका जाब्ता लेके उनको तोड़ने पहुंच जाते हैं और गरीब लोगों का गला घोटने का काम कर रहे हैं। जबकि लोक कल्याणकारी शासन और प्रशासन और सरकार का काम है कि गरीबों को मकान बना दे। एक तरफ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब लोगों को मकान बना के दे रहे हैं, दूसरी ओर राजस्थान की निकम्मी सरकार जो वर्षों से गरीब लोगों को अपना मकान बना के बैठे हैं उनको तोड़ने पर आमादा है। तो आज हमारी एडीए आयुक्त साहब से बात हुई और उनको सारा विषय समझाया कि एडीए अजमेर विकास प्राधिकरण के 118 गाँव आते हैं, भौतिक सत्यापन किए बिना जो वर्षों से लोग रह रहे हैं, हमारे जन्म से पहले वहाँ लोग रह रहे हैं, उनको बेघर करने पे आप आतुरा है। और नीचे के जो अधिकारी हैं इनके वो मिलीभगत करके और इसकी अगर जांच करें तो इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। ये जिनसे पैसा लेके कुछ लोग हैं उनका मकान बनाने देते हैं और गरीब आदमी मकान बनाता है तो उसको तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। और जो पुराने मकान है, गाँव के अंदर आपसी कोई बातचीत होती है परिवारों में तो कोई शिकायत करता है तो वर्षों पुराने मकानों को भी तोड़ने पहुँच जाते हैं। तो आज हम प्रशासन से, इनसे एडीए प्रशासन से बातचीत करके आए और हम अगर ये एडीए प्रशासन यहाँ नहीं रुका तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और हमारे लोगों के साथ हम न्याय नहीं होने देंगे। किसका मकान तोड़ा गया था? देखिए पर्टिकुलर मेरे को तो ऐसा जानकारी नहीं किसका मकान तोड़ा गया था। मेरे को सूचना मिली थी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि ये पुराने जो मकान बनाए हैं गरीब लोग उनके तोड़ रहे हैं। तो जब तक मैं पहुंचा था तब तक वहाँ एडीए का जाब्ता भी जा चुका था, पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग उपस्थित थे तो सब लोगों को लेकर एडीए। ख्वाजा साहब की दरगाह में सूफी पंजाबी गायक जी खान ने की जियारत, आने वाले एल्बम की कामयाबी के लिए मांगी दुआ। अजमेर में महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह लॉकडाउन के बाद खुलते ही अकीदतमंदों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है।
खासकर फिल्मों से जुड़े लोग अपनी आने वाली फिल्मों, गानों, एल्बम की कामयाबी के लिए ख्वाजा साहब की दरगाह में ज़ियारत कर अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं। जो भी गरीब नवाज के दरबार में आता है उसकी मन्नत पूरी होती है, तो मन्नत पूरी होने पर शुक्राने अदा करने आते हैं। मंगलवार को गरीब नवाज की दरगाह में मशहूर पंजाबी सूफ़ी गायक गुलशान खान, जो जी खान के नाम से काफ़ी चर्चित हैं, अपनी टीम के साथ आए और दरगाह के खादिम सैयद नादिर अली शाह ने उन्हें ज़ियारत कराई। उन्होंने अपने एल्बम की कामयाबी के लिए ख्वाजा साहब से दुआ मांगी। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम की मनोकामना थी कि यहाँ आऊँ, जब बुला लिया तो आना पड़ा। बहुत बार बंद था, कैंसिल हो जाता था, बनता था, कैंसिल हो जाता था। अभी फिर बोला कि आ जा, नहीं फिर देख लेना, मैं बाप हूँ तुम्हारा। तो इसलिए हम सभी आए, मेरे साथ मेरे भाई आए हैं, आतिश, गैग भाई, अकरम, सभी आए हैं। करण, नादिर शाह जी ने हमें दर्शन कराए हैं, बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। बहुत बातें थी जो बोलनी थी, आज बोली गई हैं। बाबा की शान में कोई दो मनकबत आपको याद हो तो उनके, गरीब नवाज के शान में अगर आप पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं? हमारे पंजाब में ना कव्वाली बहुत मशहूर है, वो गा देता हूँ मैं, ठीक है जी। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। दुआ मारल करो सखिया, किते मुर्शद ना रुस जावे। जिन्ना दे पीर रुस जांदे, ओ जांदे जी मरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। सुभान अल्लाह। थैंक यू। आप ये बताइए खान साहब कि अभी कौन नई आपकी एल्बम आने वाली है? हाँ जी, सिंगल ट्रैक कर रहे हूँ, अभी शूट है, बस जाकर पंजाब में करना है, तो जल्दी आएगा। कितने सालों से आपको संगीत का रुझान रहा? वैसे तो चल रहा है 12 साल का स्ट्रगल, 12-14 साल का, और दुनिया में पहचान बनाई है तो 3-4 साल हो गए। पंजाबी सिंगिंग के अलावा भी आपका रुझान हिंदी फिल्मों में या कहीं और? अभी तो फिलहाल नहीं है। राजस्थान पटवार संघ की 6 माह से जारी हड़ताल खत्म, पटवारी लौटे काम पर। पदोन्नति के अवसर बढ़ाने व वरिष्ठ पटवारी का अतिरिक्त पद सृजित करने सहित गैर वित्तीय समस्याओं का 3 माह में होगा समाधान। राजस्थान पटवार संघ द्वारा पिछले 6 माह से अपनी विभिन्न 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी हड़ताल मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ पटवार संघ के प्रतिनिधि मंडल की हुई वार्ता के बाद समाप्त कर दी गई। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष विनोद रतनू ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का सफल वार्ता और कमेटी बनाकर 3 माह में समाधान करने के फैसले का स्वागत करते हुए आभार जताया है। उन्होंने बताया कि सीएम आवास पर चली वर्चुअल मीटिंग में पटवारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ाने और वरिष्ठ पटवारी के पद को सृजित करने की बात पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। वहीं पटवारियों को अतिरिक्त कार्य भत्ते व अन्य बहुआयामी भत्ते के लिए वर्तमान राशि बढ़ाने, राजस्व विभाग से जुड़ी गैर वित्तीय संस्थाओं के लिए राजस्व सचिव के स्तर पर एक कमेटी बनाकर 3 माह में समाधान करने का पटवार संघ स्वागत करता है।
मांगे थी। पटवार संघ पिछले 15 जनवरी से अतिरिक्त सर्किल का बहिष्कार करता आ रहा है अपनी मांगों को लेकर। पटवार संघ की 3 सूत्री मांग थी कि वेतन विसंगति को दूर करते हुए ग्रेड पे 3600 की जाए। नो वर्क नो पे के तहत जो कोटा संभाग और सवाई जिले के जो पटवारियों को तनख्वाह काटी थी उसको रिलीज़ किया जाए। तो इन मुद्दों को लेकर हमारा जो आंदोलन चल रहा था, इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा हमारी मांगें मानी गई, जिसमें मुख्य सचिव साहब, हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस, मुख्य सचिव साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे राजस्व मंत्री जी, इन सबके साथ संयुक्त बैठक हुई पटवार संघ की, जिसमें कानून संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे। सरकार ने हमारे 4 बिंदुओं पर सहमति जताई है कि पटवारी का जो ग्रेड पे 3600 है उसको डायरेक्ट नहीं करते हुए पटवारी के लिए एक नया पद क्रिएट किया गया कि वरिष्ठ पटवारी का 5 साल बाद एक वरिष्ठ पटवारी का पद गठन करने के बाद में आज जो पटवारी 5 साल की नौकरी करेगा, 5 साल बाद में उसको जो ग्रेड पे है उसको L9 दिया जाएगा 2800, और 9 साल पूरा होता है उसको या तो गिरदावर में पदोन्नति दी जाएगी या उसके समकक्ष जो L10 जो वेतन हम मांग रहे हैं 3600 तो वो दिया जाएगा। इसके बाद जो भी अगर इस आंदोलन के दौरान किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी को चार्जशीट दिया, ट्रांसफर किया गया, उसको निरस्त किया जाएगा। और हमारी जितनी भी गैर वित्तीय मांगे हैं उसके बारे में सरकार एक कमेटी गठित करेगी जो हर 3 महीने अपनी रिपोर्ट देगी और जो भी कमियां रहेगी हमारे कोई डिपार्टमेंट में उसको दूर करने के लिए। इसमें कितने दिन तक आपको संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष देख लीजिए आप, 15 जनवरी से लेकर 3 जुलाई तक लगातार पटवार संघ अतिरिक्त सर्किल का बहिष्कार करके बैठा था, गांधीवादी तरीके से लगातार आंदोलन करा था। पर इस संवेदनशील सरकार की मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे राजस्व मंत्री जी का, मुख्य सचिव साहब का, समस्त तमाम अधिकारियों का, जिन्होंने हमारी मांगें मानी, और उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा किसी का भी किसी भी साथी का बुरा नहीं करते हुए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि अगर इस राज्य की जनता, आप एक कर्मचारी के साथ साथ इस राज्य के नागरिक भी है, और एक नागरिक अगर अपनी मांग अगर सीएम के सामने नहीं रख सकते तो किसके सामने रखेंगे। अगर आपको पूरा हक है आपको आंदोलन करने का, और इस आंदोलन की कड़ी में उन्होंने हमारी बात मानी, समझी, और हमारा एक ग्रेड पे सुधारने के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया है, जो उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको लागू भी किया जाएगा। फायसागर रोड प्रेमनगर गली नंबर 5 और 6 के बाशिंदों ने पानी की समस्या को लेकर फोड़े मटके। स्थानीय विधायक, पार्षद, जिला प्रशासन व जलदाय विभाग पर लगाए अनदेखी के आरोप। फायसागर रोड प्रेमनगर गली नंबर 5 और 6 के बाशिंदे लंबे समय से भीषण गर्मी में पेयजल समस्या से त्रस्त हो चुके हैं। आखिर कोई सुनवाई नहीं होने पर आज क्षेत्रवासियों ने इलाके में ही मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन करते हुए मीडिया के सामने अपनी व्यथा व्यक्त की। क्षेत्र के रहने वाले श्रवण सिंह चौहान ने बताया कि बीसलपुर परियोजना अजमेर के लिए बनाई गई थी, लेकिन नाकारा जनप्रतिनिधियों की कारगुजारी के चलते अजमेर के हिस्से का पानी भी जयपुर सहित अन्य जिलों को दिया जाने लगा, लेकिन किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया। आखिर आज उसका खामियाजा अजमेर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। समस्या ये प्रेम नगर है, गली नंबर 5 है। पानी की समस्या आए दिन बिल्कुल बेकार रहती है। पानी नलम पूरा आता नहीं है। हैंडपम्प की 4 रोजे का हालत खराब है। वहाँ कंप्लेंट कर दी, कोई आया नहीं, ना कुछ गया। 2-3 आदमी, गिरिराज सिंह जी गए, एक आदमी और गया, कोई सुनाई नहीं होती है। कौन है ये? फिर क्या किया जाए इसके लिए? वोटिंग के टाइम ही आके वोटिंग ले जाते हैं, उसके बाद को आके देखता भी नहीं क्या हालत जनता का। पानी की समस्या को कितने दिन हो गए? पानी की समस्या बहुत कम पानी आता है। पीने को पानी पूरा भर ले आदमी, वही करने में क्या है, नहाएगा तो कहाँ, और कोई कपड़े धोना कहीं नहीं, पानी है ही नहीं, कहाँ जाएगा? क्या चाहते हैं आप लोग? पानी चाहिए, और क्या चाहिए? पाइपलाइन आनी चाहिए। पाइपलाइन आगे बढ़ जाए और पानी भर। बीसलपुर का पानी तो जयपुर दे रहे हैं और अजमेर वाले भूखे भर रहे हैं। जब बीसलपुर अजमेर के लिए था तो जयपुर कहाँ को दे रहे हैं उसको? कभी शिकायत दी आपने इसको लेकर? रोज करते हैं हम तो। शिकायत करी कभी? शिकायत कर दी, कभी कोई नहीं सुनाई करता। देवलानी था, उसके पीरियड में बात हुई है, ये भी आया, इसको भी कह दिया। आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? तो पानी चाहिए, और क्या चाहिए? अगर जल्द से जल्द आपकी सुनवाई नहीं करते तो आगे क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, वहाँ फिल्टर पे जाके सब आंदोलन करेंगे जाके। प्रेम नगर है, फायसागर रोड गली नंबर 5 है, और पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। 4-4 दिन से पानी देते हैं, 1 घंटे, आधा घंटे, पौन घंटे आता है, वो भी तुर, वो भी प्रेशर नहीं, कैसे भरे पानी। हैंडपम्प भी सारे खराब पड़े हैं हमारे, तो हैंडपम्प भी नहीं है चालू, जो उसी से काम चला है। इतनी परेशानी हो रही है, थोड़ा बहुत तो ध्यान दे ना। फिर कितना टाइम हो गया ये
परेशानी आती ये परेशानी होते है, 1 महीने से ऊपर हो गया हमारे को। कभी शिकायत करी आपने? कर आए जा के शिकायत, नहीं सुन रहे, कोई नहीं सुनाई कर रहा है। कितनी बार जाए हो, कितनी बार जा के आ गए, लेकिन किसी की सुनाई नहीं होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी ये तो ये लाइन यहाँ तक हो गए और पानी फुल आवे बस। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं करते तो आगे क्या करेंगे? आगे आंदोलन करेंगे, जलवा जाएंगे, वहाँ जाके मटके फोड़ेंगे और क्या करेंगे, फिर यही होगा। मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने लंबे समय से व्याप्त पानी की समस्या को लेकर मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शित करते हुए स्थानीय उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी व वार्ड नंबर 5 के पार्षद अजय वर्मा पर अनदेखी और स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करने के आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद विधायक 5 साल में एक बार ही आते हैं, फिर मुड़कर नहीं देखते कि वार्ड के लोगों जिन्होंने उन्हें वोट दिए उनकी कोई समस्या है या नहीं। यहाँ लंबे समय से एकमात्र हैंडपंप है जो खराब पड़ा हुआ है। कई बार पीएचईडी और जलदाय विभाग को इसके लिए सूचित किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके अलावा सीवरेज लाइन का काम चलते वक्त पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे आज तक दुरुस्त नहीं कराया गया। क्षेत्र में नियमित पानी की सप्लाई नहीं हो रही, पानी आता है वह भी गंदा। ऐसे में क्षेत्रवासी भीषण गर्मी में पेयजल समस्या से खासे त्रस्त हैं। अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो फिल्टर प्लांट पर आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। ये भैया फायसागर रोड प्रेमनगर गली नंबर 5 का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, पाइपलाइन पूरी नहीं कंप्लीट हुई हुई है। जो कंप्लीट थी उसको अभी विगत जो सीवरेज लाइन डली थी उसमें क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हमने वहाँ पर शिकायत भी की गई और उससे ठेकेदार से भी बातचीत की गई। उसने कहा कंपनी से बात करो। अब कंपनी से भी बात हुई तो उसने क्या करा, क्षतिग्रस्त लाइन को तैयार लीपा पोती करके चला गया। अब वो पानी प्रेशर आता नहीं है और आता है थोड़ा बहुत पानी वो वहीं इकट्ठा हो जाता है। इससे संबंधित कई बार शिकायतें भी दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक परिणाम कुछ भी नहीं निकला है। जिसके चलते क्या हो रहा है कि यहाँ के क्षेत्र की माताएं बहनाएं सारे ही परेशान हो रहे हैं हम। और हैंडपम्प जो कि कई वर्षों से यहाँ पे लगा है वो भी अब सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कि डेली का जो काम होता है पानी पीने का, नहाने का, जो डेली दिनचर्या होती है वो बिल्कुल चरमरा सी गई है। यदि अब भी प्रशासन अगर और जलदाय विभाग ध्यान नहीं देता है तो हमें दुखी होकर, विवश होकर वहाँ पर आमरण अनशन करना पड़ेगा या फिर मटके फोड़ने पड़ेंगे। जो भी हमारे में है वो हम करेंगे, अन्यथा हमारी मांगों को शीघ्र से शीघ्र सुचारू रूप से व्यवस्थित करके। कितने लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ पे तो काफ़ी लोग रहते हैं। कभी पार्षद पूरी कॉलोनी सर पार्षद आते कहाँ है? ये देखो ना आप, पार्षद और मंत्री तो सर 5 साल में एक बार आते हैं। उनको वोटों से मतलब है, उनको पब्लिक से मतलब नहीं है, वोटों से मतलब है उनको। तो कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 5 है सर। ठीक, आपका नाम? राजेश कुमार। की समस्या आ रही है जी, यहाँ पे पानी की समस्या है और कुछ नहीं है, बस पानी के लिए तिल मिला रहे हैं सब। अब नल का भी पानी नहीं आ रहा है और फिर हेडपम्प देखो तो हेडपम्प उधर है, उधर भी सारा खराब पड़ा है। शिवनगर में सारी जगह पानी तिल मिला रहे हैं सब। कितने दिन हो गए इस समस्या को? महीना भर हो गया, देख लो। कभी शिकायत करी आपने? शिकायत तो बहुत करते हैं लेकिन सुनते ही नहीं। अजय वर्मा भी जी हैं तो वो भी अनसुनाई कर रहे हैं। वोटिंग के लिए तो आ जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं सबके, साफे बंधवा लो इनको, और अब कुछ नहीं है। आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? बस पानी के लिए शिकायत है कि भाई पानी जल्दी से जल्दी करे, पाइपलाइन यहाँ तक डलवाए। और क्या, जल्द अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे तो फिर हम वहाँ पे जाके धरना देंगे और क्या, भूख हड़ताल करेंगे और क्या है। फिर जो भी शिकायत वो होगी उनको झेलना पड़ेगा फिर पानी। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 जीव विज्ञान विषय का परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने शीघ्र परिणाम जारी करने की मांग को लेकर आरपीएससी चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अंतर्गत जीव विज्ञान विषय का परिणाम अतिशीघ्र जारी करवाने की मांग को लेकर आज सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाथों में बैनर और स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरपीएससी चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गत वर्ष जनवरी 2020 में माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 20 विषयों के लिए आयोजित करवाई गई थी, जिसकी विचारित सूची जारी कर दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया गया। इन 20 विषयों में से 18 विषय का अंतिम परिणाम जारी कर विभाग द्वारा स्कूल व्याख्याताओं को विद्यालयों में पद स्थापित किया जा चुका है, जबकि जीव विज्ञान विषय के पिछले 7 माह से न्यायालय की रोक के कारण अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया। अब 5 जुलाई को न्यायालय ने अंतिम परिणाम से रोक हटा ली है, इसलिए अब यथाशीघ्र परिणाम जारी कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से राहत दिलाई जाए। अभ्यर्थियों ने आरपीएससी चेयरमैन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
देखो, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की जो 621 पदों पर पिकअप लिस्ट जारी होनी थी, उस संबंध में आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। साथ में जो स्कूल व्याख्याता जो बायोलॉजी विषय का जो परिणाम जारी होना है उसके संबंध में बात रखी है। आरएस भर्ती 2021 के बारे में, SCFRO के आंसर की के बारे में बात रखी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामला प्रोसेस में बहुत जल्द वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के आंसर की जारी हो जाएगी। बायोलॉजी के जो हाईकोर्ट का आदेश है उसकी कॉपी मांगी है और अन्य जो आरएस भर्ती उनके लिए कहा थोड़ा सा समय लगेगा कि हमारे पास जो वहाँ से अभिशंसा आने के बाद उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसके लिए थोड़े से समय के लिए कहा। लेकिन बात ऐसी है कि जो एक तरफ मुख्यमंत्री जी इनको सचिव साहब को एक कमेटी में सदस्य बनाया कि भर्ती प्रक्रिया में देरी ना हो, दूसरी तरफ जब 24 तारीख को ही जब बीकानेर के दोबारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की 621 पदों के फॉर्म आ चुके थे, फिर भी अभी तक उसकी 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक सूची जारी नहीं है। तो इसमें बेरोजगारों में आक्रोश था। आज हमने प्रदर्शन किया और मांग की है और उन्होंने आश्वासन दिया जल्द से जल्द जारी होगा। यदि जल्द जारी नहीं होता है, हम 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, यदि 7 दिन में नहीं होता है तो हम वापस बड़ी संख्या में RPSC का घेराव करेंगे। कितने अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, क्या मानसिक दबाव झेलना पड़ रहा है? देखो, इसमें 621 वो परिवार हैं जो इंतजार 2018 से कर रहे हैं, बहुत परेशान है। बार बार RPSC बीकानेर जब चक्कर काट रहे, कभी फॉर्म कम पड़ जाते कि पूरे फॉर्म नहीं पूछा है, कभी क्या, तो बार बार चक्कर काट रहे हैं। उनकी मानसिक आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। वहीं बायोलॉजी का हो, चाहे नई आरएस भर्ती के विज्ञप्ति का इंतजार करने वाले हो, चाहे वो SCFRO के आंसर की का मामला हो, इन तमाम लोग भर्तियों को लेकर बेरोजगार परेशान है। हम कह रहे हैं भर्तियों का कैलेंडर भी जारी करो, तमाम बेरोजगारों को जल्द से जल्द राहत दे। इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और यदि नहीं मानेंगे तो बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। अजमेर नगरीय सीमा क्षेत्र में लगी अनऑथराइज्ड डेयरी बूथों को नगर निगम ने हटाया। नगर निगम के दल ने JCB मशीन से 3 दिनों में बिना अनुमति लगाई गई 8 डेयरियों को हटाया। सोमवार को डेयरी बूथ आवंटन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा अजमेर डेयरी को प्राप्त 425 आवेदनों की जांच के बाद कुल 21 आवेदनों को सही मानक मानते हुए डेयरी बूथ आवंटन किए गए थे। वहीं अजमेर नगरीय शहरी सीमा क्षेत्र में लगे अनऑथराइज्ड डेयरी बूथों को हटाने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना करते हुए नगर निगम के राजस्व अधिकारी प्रकाश डूडी के नेतृत्व में दल ने पिछले 3 दिनों में बिना अनुमति लगाई गई 8 डेयरी बूथों को हटाया है। मंगलवार को राम भवन के सामने लंबे समय से स्थापित एक डेयरी को JCB मशीन से हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रकाश डूडी ने बताया कि कोई भी बिना अनुमति मनचाहे स्थान पर डेयरी बूथ ना लगाए। नगर निगम के संज्ञान में आने के बाद उसे वहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए विधिवत पत्रावली के जरिए आवेदन कर डेयरी बूथ आवंटन के लिए गठित कमेटी द्वारा आवंटित की गई डेयरी बूथ ही लगाएं और बेवजह की परेशानी से बचें। जैसा भी आप सब लोगों को विदित है कि कल 5 तारीख को अजमेर में जो नगरीय सीमा है उसमें ADM प्रथम की अध्यक्षता में जो डेयरी अलॉटमेंट कमेटी बनी हुई है जिला स्तरीय, उसमें प्रकरण रखकर 21 डेयरियों को और आवंटन की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें 15 तो प्रथम दृष्टया स्वीकृत और 6 की लॉटरी निकालकर अर्थात 21 नई डेयरी बूथों के लिए स्वीकृति कमेटी द्वारा की गई है। कमेटी ने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं और हमारे आयुक्त सर के भी दिशा निर्देश हैं कि जो डेयरियां बिना स्वीकृति के नगरीय सीमा के अंदर लग रखी है उनको विधिवत तरीके से हटाया जाना है। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी एक दिन में 5 अवैध डेयरियों को हटाया गया था, ऐसे ही आज 6 तारीख को भी एक डेयरी राम भवन के पास से हटाया गया है, उसको भी चूँकि वो भी अवैध लगी हुई थी, बिना निगम और सरस्ट की अनुमति की लगी हुई थी। इसी तरीके से 5 तारीख को कल नगर निगम द्वारा जलकारी बाई के पास से और कांजी हाउस के पास से भी 2 डेयरियों को हटाया गया है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा अजमेर नगर निगम के लोगों से कि अगर वो कोई भी डेयरी बूथ आवंटन करवाना चाहते हैं तो सरस जो डेयरी है
वहाँ पे विधिवत रूप से आवेदन करें और उन आवेदन के ऊपर निरंतर रूप से जो ये कमेटी बन रखी है एडीएम प्रथम साहब के अध्यक्षता में, उसमें उन प्रकरणों को रोका जाता है और जो तकनीकी रिपोर्ट हैं वो लेकर और ट्रैफिक की एनओसी लेकर विधिवत रूप से डेयरियाँ जारी की जाएगी। अतः कोई भी इस प्रकार से अवैध डेयरियों को नहीं रखें और अगर रखा जाएगा और निगम के ध्यान में आएगा तो उनको विधिवत रूप से हटाया जाएगा। धन्यवाद। केंद्रीय बस स्टैंड के कमरा नंबर 15 में अचानक छत से गिरा प्लास्टर। एक कर्मचारी हुआ चोटिल, कंप्यूटर भी हुए क्षतिग्रस्त। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड की पुरानी और जर्जर इमारत में अब धीरे धीरे हिस्से गिरने लगे हैं, जिससे कर्मचारियों को जान का खतरा बना रहता है। मंगलवार सुबह रोडवेज बस स्टैंड के कमरा नंबर 15 में छत से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे मौके पर मौजूद कर्मचारी बद्रीलाल पारिक के सिर में थोड़ी चोट आ गई। पारिक ने बताया कि यदि दिन के समय ये हादसा होता तो ज़्यादा लोग चोटिल हो सकते थे। सुबह के समय ज़्यादा स्टाफ मौजूद नहीं था। कमरे में कंप्यूटर रखे थे जिन्हें भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। पारिक के मुताबिक रात के समय वे भी इस छत से प्लास्टर का कुछ हिस्सा टूटकर गिरा था। दरअसल केंद्रीय बस स्टैंड का भवन काफ़ी पुराना व जर्जर हो चुका है। पूर्व में मुख्य प्रवेश द्वार का काफ़ी बड़ा हिस्सा टूटकर गिर चुका है, जिसके बाद काफ़ी समय तक प्रवेश द्वार को बंद रखा गया। फिलहाल क्षतिग्रस्त कमरे का सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर कार्य शुरू कर दिया गया है। उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई है। ये अचानक छत गिरी है ऊपर से भरभरा के। नीचे कर्मचारी काम कर रहे थे जो अचानक ये तो अभी तो क्या है कि कोई आदमी था नहीं यहाँ पे, इसलिए कोई जन हानि तो हुई नहीं अभी है। और जन हानि हो जाती है अगर मान लो चलते फिरते कोई आदमी होते यहाँ पे बैठे होते तो। रात को गिरा था जब मेरे थोड़ी लगी, मेरे सिर में चोट भी आई हुई है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। क्या और कोई नुकसान हुआ? किसी चीज़ की कोई हानि तो नहीं हुई? अभी कोई आने वाली नहीं। कल रात को भी गिरा? रात को 11 बजे भी गिरा, अभी 2:15 बजे भी गिरा, 1:15 बजे। बिल्डिंग में? अब बिल्डिंग में तो होता ही रहता है, हर कमरे में पड़ जाता है। कोई बात क्या किस तरह की स्थिति हो रही है बिल्डिंग की? बिल्डिंग तो छतें कमजोर हो रही है तो गिर ही रही है। हाँ भाई, आप लोग कर्मचारी हो, पहले कभी अधिकारियों को सूचना दी क्या इस चीज़ की, या शिकायत कभी आप लोगों के द्वारा करी गई? हमारे तो गिरा ही नहीं तो हम कैसे देंगे हमारे रूम में? हमारे रूम में कभी गिरा ही नहीं है, हम कैसे सूचना देंगे? अब गिरा आज है, सूचना दी है, कार्यक्रम हो रहा है। कौन सा वाला कमरा था आपका? 15 नंबर। क्या काम होता था यहाँ पे? एक सेकंड भाऊजी, एक सेकंड भाऊजी, क्या काम होता था यहाँ पे अंदर? यहाँ कैश रिसिप्ट का काम होता है और मशीनें भर के जाती है कंडक्टर की और कैश जमा होता है। तो अभी क्या कमरे को शिफ्ट कर दिया गया? दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhinge.com। सच के साथ।